ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 1 है उसका पार्ट 13वां पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने क्या पढ़ा था? संकरण के बारे में कंप्लीट किया था, प्रतीक संकरण के बारे में कंप्लीट पढ़ा। फिर उसके बाद में अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया था उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन जो वंशागत होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़े थे, कौन से? स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। उसके बाद में हमने पढ़ा उत्परिवर्तन प्रेरण किसे कहते हैं? जो क्या उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक उत्परिवर्तन प्रेरण कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं? तो ऐसे कारक जो उत्परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं वो उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। कौन से थे वो कारक? भौतिक कारक और रासायनिक कारक, ये पढ़ा था। आज अपने अगला जो टॉपिक है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन किसे कहते हैं? तो नोट करेंगे आप, उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है? प्रेरित उत्परिवर्तजनों, उत्परिवर्तजनों का बता दिया जो परिवर्तन को प्रेरित करते हैं कार्य का पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन यदि प्रेरित उत्परिवर्तनों का उपयोग, उत्परिवर्तजनों का उपयोग पादप प्रजनन या फसल प्रजनन में किया जाता है तो उसे उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। अब इसमें अपने उत्परिवर्तन प्रजनन है उसकी विधि को पढ़ेंगे। तो नोट करें उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि। तो ये कितने वर्षों में पूरी कंप्लीट होती है? क्या कुछ क्रियाएं होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग इसमें 9 वर्ष का समय लगता है। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष में क्या किया जाता है? प्रथम वर्ष में म्यूटेशन, प्रथम एम का मतलब है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन किसको कहते हैं? उत्परिवर्तन को। MUTA म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन प्रथम। तो उत्परिवर्तन प्रथम में क्या होता है? जो उत्परिवर्तजन से उपचारित बीज है इनको क्या करते हैं? उचित दूरी पर उगाते हैं। जब उचित दूरी पर उगाया जाता है तो पौधों में क्या किया जाता है? स्वपरागण करवाया जाता है और जो स्वपरागित बीज हैं इनको अलग अलग करके रखा जाता है और इन बीजों में से अगर कोई अशुद्धि होती है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो ये प्रथम उत्परिवर्तन हो गया। इसके बाद में जो इसमें से बीज प्राप्त हुए हैं उन बीजों को अगले द्वितीय वर्ष में उत्परिवर्तन सेकंड करवाएंगे। उसमें क्या होता है? जो बीज थे उन बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं। एकल पादप जो संततियां उगाते हैं वो कैसी होनी चाहिए? पूर्णतया उर्वर और ओजपूर्ण पौधों के इनमें से बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। जो एकल पादप संततियां थी वो अच्छे गुणों वाले बीज अलग किए हुए थे वो थे। अब इनमें से फिर क्या करते हैं? उर्वर और ओजपूर्ण जो बीज होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है। और अगर इसमें बन गया और उत्परिवर्ती और असामान्य पौधे होते हैं तो उन्हें छांट कर अलग कर दिया जाता है। यानी द्वितीय वर्ष में अपने को क्या? ओजपूर्ण पौधों के बीज प्राप्त हो जाते हैं। ओजपूर्ण मतलब जो पूरे गुणों से भरपूर हों। तो 2 वर्षों में, दूसरे वर्ष में एकल पादप संतति उगाई। फिर आगे तीसरे वर्ष में अपने क्या किया करते हैं उसके बारे में नोट करेंगे आप। तो तृतीय वर्ष में आपने क्या करना है? M3 यानी म्यूटेशन तीसरा होगा। इसमें उत्परिवर्तन तीसरे प्रकार के। इसमें भी क्या होता है? एकल पादप संततियों को उगाया जाता है। अब जो एकल पादप संततियां उगाई गई उन्हें आपने आगे नोट करना है। एकल पादप संततियां उगाते हैं और उनमें से उत्तम पौधों का चयन किया जाता है। एकल
पादप संततियां उगाते हैं और उसमें से क्या करते हैं, उत्तम पौधों का चयन किया जाता है। उत्तम पौधों का चयन करते हैं। फिर अगले वर्ष में क्या करते हैं, जो ये उत्तम पौधे चयन कर लिए, अब अगले वर्ष चौथे वर्ष में क्या करेंगे, चौथे वर्ष में म्यूटेशन 4 होगा, यानी उत्परिवर्तन 4 होगा। इसमें भी क्या करते हैं, जो बीज थे पहले प्राप्त हुए, उन बीजों की क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो यहाँ लिखोगे एकल पादप संततियां उगाते हैं। फिर एकल पादप संततियां उगाने के बाद में नई क्रिया क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, जो बीज से योजित हो रही संततियां, मतलब जो अलग हैं उन संततियों को छांटते हैं। बीज से योजित संततियों को छांटते हैं, मतलब अच्छे और जो निम्न गुण वाले बीज हैं उनको छांट लिया जाता है और इनको अलग अलग कर लिया जाता है। जो समयुग्मजी बीज होते हैं, यानी सारे बीज एक जैसे अच्छी क्वालिटी के हैं, उन समयुग्मज संततियों के बीजों को पुंज में एकत्रित करते हैं। पुंज में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार चौथे वर्ष में क्या हुआ, जो अच्छी क्वालिटी के एक जैसे बीज थे उनको क्या किया इन्होंने, सभी बीजों को पुंज में एकत्रित कर दिया। फिर आगे पांचवें वर्ष में क्या करेंगे, पांचवा वर्ष है, इसमें म्यूटेशन आगे 5 होगी और क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो आपको बताया एकल पादप संततियों में इस तरह से अपने को प्रतीक इसका बताना है, तो आगे इसके नोट करेंगे, ये नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे आपने लिखना है, यहाँ पर इसके सामने लिखना है एकल पादप संततियां उगाते हैं। एकल नहीं, सॉरी, इसमें प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। तो कौन से वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, पांचवें वर्ष में क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं और गुणवत्ता व रोधिता परीक्षण भी किया जाता है। गुणवत्ता व रोग रोधिता परीक्षण। रोग रोधिता परीक्षण में क्या करेंगे, जो रोगों से लड़ने में सक्षम बीज हैं और जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उन बीजों का इसमें प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है। रोग रोधिता का परीक्षण। तो इसमें देखा जाता है कि कौन से रोग रोधी हैं और कौन सी अच्छी क्वालिटी के हैं, उनका क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। फिर आगे 5वें वर्ष तक ये क्रियाएं चलेंगी। उसके बाद में 6 से अपने 8 वर्षों तक क्या क्रियाएं करते हैं, उसके बारे में नोट करना है। 6 से 8 वर्ष तक। अब इसमें कितने म्यूटेशन होंगे, अपने म्यूटेशन 5 तक पढ़ा था, अब इसमें म्यूटेशन 6 से म्यूटेशन 8 होंगे। और क्या करते हैं, इसमें समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। समन्वित उपज परीक्षण में इस तरह से आपने दिखाना है, ये समन्वित उपज परीक्षण किया गया। यहाँ लिखेंगे
समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। समन्वित उपज परीक्षण करने के बाद में क्या करते हैं, गुणवत्ता व रोगरोधीता परीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता व रोगरोधी परीक्षण करते हैं। इसके बाद में गुणवत्ता व रोगरोधी परीक्षण के बाद में जो उत्तम संतति है उसे क्या कहते हैं, जो उत्तम संतति प्राप्त होती है, उत्तम संतति को मानक के रूप में उगाया जाता है। उत्तम संतति को आगे क्या करते हैं, मानक रूप में यानी विमोचित करते हैं। तो ये क्रियाएं करते हैं 6 से 8 वर्षों तक। फिर आगे 9वें वर्ष में कौन सी उत्परिवर्तन होगा, 9वें वर्ष में म्यूटेशन 9 होगा। इसमें क्या कहते हैं, जो बीज प्राप्त हुए थे 8 वर्षों में उन बीजों को क्या करते हैं, इकट्ठा इस तरह से उगाए जाते हैं, यानी इन बीजों को वापस नई किस्म का गुणन किया जाता है। जो नई किस्म प्राप्त हुई थी उस नई किस्म का बीज गुणन करते हैं। तो इस तरह से जो उत्परिवर्तन है वो कितने वर्षों में, 9 वर्षों में कंप्लीट होता है। कितने कुल उत्परिवर्तन में, 9 उत्परिवर्तन होते हैं। तो ये उत्परिवर्तन की विधि थी। इसके बाद में जो उत्परिवर्तन है इसके उपयोग क्या है, क्या इसके प्रयोग किए गए, क्या फायदे इसके, वो नोट करेंगे। तो लिखेंगे उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग। फिर अपने जो उत्परिवर्तन है इसके प्रयोग क्या है, मतलब अपने को प्रयोग करने पर जो क्या फायदे मिलते हैं। तो 1 नंबर क्या लिखेंगे, उपज सहित, यानी जो उपज होती है बीजों की वो ज्यादा होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, विभिन्न मात्रात्मक लक्षणों में भी सुधार किया जाता है। उपज तो अच्छी होती है, उस उपज के साथ साथ विभिन्न मात्रात्मक लक्षणों में भी सुधार किया जाता है, यानी पकने का समय, पोषक तत्वों की मात्रा, रोगरोधी किस्में। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी में सुधार आता है। फिर सेकंड नंबर क्या है, उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग। इस विधि से क्या नई किस्में विकसित की जा चुकी हैं। उत्परिवर्तन होता है तो अचानक परिवर्तन किए, तो जो किस्म है उसमें अचानक परिवर्तन करते जाते तो नई किस्म विकसित होती है। तो ये उत्परिवर्तन प्रजनन के प्रयोग थे। और ये उत्परिवर्तन प्रजनन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया, बहुगुणिता। बहुगुणिता मतलब जब 2 या 2 से अधिक गुणों, कोशिका में गुणों की 2 प्रतियां पाई जाती है, 2 या 2 से अधिक, तो उसे बहुगुणिता कहते हैं। इसमें अपने पहले नोट करेंगे किसी द्विगुणित प्रजाति की, जिसमें गुण सूत्र है वो द्विगुणित है, एक नर युग्मक मादा युग्मक, तो ये द्विगुणित कोशिका होगी। उस प्रजाति की कोशिका में यदि 2 प्रतियां होती हैं तो उसे द्विगुणित कहते हैं। और यदि कोशिका में 2 प्रतियों से ज्यादा प्रतियां होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। यानी 2 से ज्यादा गुण सूत्रों की प्रतियां पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। तो ये बहुगुणिता की परिभाषा थी। द्विगुणिता को 2n, मतलब जो एक गुण था उसके दुगने 2 अलग अलग गुणों की प्रतियां पाया जाना, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगुणिता कहते हैं। और द्विगुणिता से अधिक यदि गुण सूत्रों की प्रतियां होंगी तो उसे बहुगुणिता कहते हैं। फिर यदि द्विगुणित जो गुण सूत्र होते हैं उनकी संख्या कम हो जाए या अधिक हो जाए तो उसे गुणसूत्री विपथन कहते हैं।
अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को गुणसूत्र विपथन कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी, इस कारण से संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन कहते हैं। तो आज अपने यहाँ तक बहुगुणिता का नया टॉपिक स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो बहुगुणिता है उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर आगे बहुगुणिता के प्रकारों के बाद में